हेलो वेलकम बैक। दिस इज राज कमल। हेलो गाइस, आज का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं मैं इंडक्शन मोटर एज ए जनरलाइज्ड ट्रांसफार्मर। ओके, इनकी चर्चा, आई होप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। बिल्कुल। नाउ, इंडक्शन मोटर को एज ए जनरलाइज्ड ट्रांसफार्मर कैसे कहा जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है। ओके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखोगे कि इंडक्शन का फीचर ट्रांसफार्मर ओबे करता है ना। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि आखिर क्या होता है। देखिए, थ्री फेज अगर ट्रांसफार्मर को सप्लाई दिया जाए, बैलेंस ही दिया जाता है, लेकिन ट्रांसफार्मर रोटेट नहीं करता। ओके, लेकिन थ्री फेज बैलेंस अगर हम इसको सप्लाई देते हैं तो ये रोटेट करता है। ओके, नाउ बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि आपका इक्विवेलेंट सर्किट, वेक्टर डायग्राम्स, तो इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस सीरीज में मैं आगे जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो हमारा वेक्टर सीरीज भी होगा और इक्विवेलेंट सर्किट भी होगा और पावर के किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, इन ये 3-4 वीडियो और हमारे इस सीरीज में आने वाले हैं। नाउ एक और बात मैं कर दूं, देखिए सर, जब आपको पूछा जाए इंडक्शन मोटर एज ए जनरलाइज्ड ट्रांसफार्मर, तो इसमें सिर्फ ये अभी जो वीडियो बोलूंगा सिर्फ इसी को नहीं आपको बताना है, इसके साथ आप वेक्टर डायग्राम भी ऐड कर सकते हो और ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट भी जो थ्री फेज इंडक्शन मशीन का कराऊंगा वो जस्ट नियर क्लोज टू या नियर इक्वल टू आपको दिखेगा ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट के बराबर। तो वो सारी चीज इसी में ऐड कर देना। मैं हालांकि वेक्टर के और ट्रांसफार्मर इंडक्शन मशीन के आपके जो इक्विवेलेंट सर्किट होंगे उनके सेपरेट सबके वीडियो बनाऊंगा, पर ये एक ऐसा टॉपिक है कि इनमें सर आपको सब कुछ डालना पड़ेगा, ज्यादा मैटर आपको डालना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये लिंक है, इंडक्शन मोटर और जनरेटर एक दूसरे से लिंक है, बहुत हद तक सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा और कुछ डिफरेंस भी है, उन सारी चीजों की चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहा है इंडक्शन मोटर एज ए जनरलाइज्ड ट्रांसफार्मर, मतलब कि अब देखिएगा यहां पे, आइए सर, देखिए इसको अगर आपने सप्लाई दिया है, इसको अगर आप सप्लाई देते हो, बारीकी से समझिएगा, तो सप्लाई दोगे ना तो ये इसका फील्ड इनर्जाइज्ड हो जाता है, इसका फील्ड क्या होता है सर, इनर्जाइज्ड हो जाता है, इनर्जाइज्ड होता है, मतलब इसके वाइंडिंग में आपने सप्लाई दिया, ये फील्ड डेवलप किया, उसके कारण रोटर पे इंड्यूस्ड इंडक्शन होता है और वो सर्कुलेशन करने लगता है। ओके, आपका फाइनली आउटपुट डिलीवर करता है। एक ट्रांसफार्मर में क्या होता है सर, ट्रांसफार्मर में आप इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हो। ओके, यहां पर ये मैग्नेटिक वायर से होकर आपका करंट गुजरता है, इसके कारण फ्लक्स सर्कुलेट करता है। ओके, ऐसी है तो कभी नेचर इधर कभी इधर। ओके, फ्लक्स आपका सर्कुलेट करता है और यहां पे सेकेंडरी साइड वाइंडिंग आपके लगे होते हैं और इधर जो भी आप लोड लगाओगे सर, जो भी लोड लगाओगे उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। सो अगर देखा जाए ना तो ये ऑलमोस्ट चीजें सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है देखिएगा सर, एक मोटर के अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो एयर गैप के थ्रू होता है, यानी स्टेटर से रोटर का कोई कनेक्शन नहीं होता, बीच में हवा होता है, एयर गैप होता है। ओके, सो और यहां बात करूं तो यहां जो सर आपका करंट जाता है और इसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और वो दूसरे आपके मीडियम से जो कनेक्ट होता है, लेकिन इसके बीच रास्ते में मीडियम कौन है सर, मैग्नेटिक सर्किट, जो कि है आयरन कोर, जो कि एक आयरन कोर है। सो लोहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक कोर, जो अगर मान लो कि एक वाइंडिंग को हमने मान लो प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी ना बोलूं, एक को मैं बोलूं स्टेटर, एक को बोलूं स्टेटर, ओके, और दूसरे को बोलूं रोटर। ध्यान से समझिएगा सर, एक को बोल दिया जाए स्टेटर और दूसरे को बोला रोटर, तो क्या हुआ, स्टेटर और रोटर फ्लक्स के थ्रू लिंक तो है, यहां एनर्जी अप्लाई किया जाता है तो कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता, लेकिन वहां भी एनर्जी आपको डिलीवर हो जाता है। तो कैसे कनेक्ट है सर, मैग्नेटिकली, और यहाँ पे मैग्नेट को सपोर्ट कौन कर रहा है, ट्रांसफार्मर के कोर, ये है ट्रांसफार्मर के कोर, है ना। लेकिन मैं यहां की बात करूं तो ऐसा नहीं होता, इसमें सर स्टेटर और रोटर में गैप होता है। मैं उस चीज को एक बार बढ़िया से आपको दिखा देता हूं, फिर मैं इनके बारे में काफी चर्चा करूंगा। ओके, आइए सर, पहले इनको देखिए आप, इसके अंदर क्या होता है। ओके, और इनको भी देखना अच्छे से, पहले समझिए, अभी कुछ भी नोट डाउन मत करिए, मैं इसमें कुछ करा दूंगा नोट डाउन भी, पहले समझना है।
फ्रेम लेता हूं एक मैं, चलिए ये हमारा होगा सर रोटर पार्ट। ओके, नाउ स्टेटर पार्ट भी मैं ले लेता हूं एक यहां पे स्टेटर पार्ट भी लेता हूं मैं अभी। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वो तो चला गया, अगेन लेता हूं मैं। ओके, ये लीजिए सर, है ना, एक हमारा स्टेटर हो गया, एक पार्ट रोटर हो गया। अब देखो सर यहां पे अगर आपने सप्लाई यहां पे दिया है, ओके, अगर आप सप्लाई यहां पे अप्लाई करोगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे करने, चलो 3 फेज सिस्टम का यहां कर देता हूं, एक और फेज सिस्टम कर देता हूं। 3 फेज अप्लाई आपने किया तो देखना सर यहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली यहां पे आपके वाइंडिंग्स तो होंगे, आपके स्टेटर पे भी वाइंडिंग्स तो होंगे ऑब्वियसली, और यही एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देता है। यही क्या करता है, एक घूमता हुआ फ्लक्स ns के स्पीड से गुजारता है। ओके, फ्लक्स जो होता है इसका घूमता है। नाउ अब ये जो रोटर है सर, यहां पर जो आपके रोटर्स हैं, इन रोटर पे क्या होता है, यहां पे कंडक्टर होंगे, अगर मान लो केज टाइप का होगा तो इस पे कंडक्टर होंगे, सॉलिड कंडक्टर, ओके, और शॉर्टेड होंगे वो, ठीक है। अब देखते हैं सर, ये शाफ्ट होगा इसका। अब यहां पे देखिएगा सर, ऐसे कंडीशन में ये है आपका रोटर पार्ट, आई होप दिख रहा होगा, और ये है आपके स्टेटर पार्ट। अब देखिए एनर्जी का जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू एयर, है ना, ये क्या है, एयर, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू एयर। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं ना, तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, यहां भी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग सिमिलरिटी आपको मिलता जाएगा। ये प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। ना दूसरी केस यहां पे है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग से जो फ्लक्स लिंक करेगा वो थ्रू एयर, ओके, और यहां प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा वो थ्रू क्या होगा सर, आयरन कोर। ना यहां पे अगर आयरन कोर से गुजरेगा तो इस कोर का रिलक्टेंस क्या होता है सर, मिनिमम, बट इस कोर गैप का रिलक्टेंस, क्योंकि हवा है और हवा का रिलक्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम। इसीलिए इस एक वाइंडिंग को दूसरे वाइंडिंग को मैग्नेटाइज करने के लिए यहां पे सर 35 से 40%, या आप कह सकते हो 25 से 30%, 35%, हर बुक में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन अप टू 40% तक मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ कर लेता है एट नो लोड कंडीशन। अगर इस टाइप के रोटर पे बिना लोड भी लगाएं तो अगर आप सप्लाई करंट 100 एम्पियर फुल लोड पे चलता है तो नो लोड पे भी ये 40 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा। लेकिन ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर सर
नो लोड कंडीशन में अगर फुल लोड पे 100 एम्पियर पे काम कर रहा है, तो नो लोड कंडीशन में अगर सेकेंडरी साइड कोई लोड ना हो तो नो लोड कंडीशन में सिर्फ 3 से 5% करंट को ड्रॉ करता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है। तो एक बार आप लोग इनके बारे में ना नोट डाउन करेंगे, इनके बारे में एक बार आप लोग नोट डाउन करेंगे ताकि ये चीज आपके लिए क्लियर हो जाए अच्छे से। ओके, ये चीज आप लोग को क्लियर हो जाए अच्छे से। इसी मोटर को मैंने लिया है, तो इस मोटर को इसके बीच रख देते हैं। ये तो इसके बीच जाने के राजी नहीं है, ये कहता है मैं तो ढक जाऊंगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आई होप इनके बारे में अब नोट्स में लिखाना शुरू करता हूं, इनके बारे में पॉइंट्स। और ध्यान रखिए इन्हीं में आपको वेक्टर डायग्राम भी जोड़ना है। वेक्टर डायग्राम के अलग नोट्स डाल दिए, अलग पॉइंट्स दे दिए सिलेबस में। और अगर मैं बात करूं वेक्टर डायग्राम के अलावा तो वो है आपका इक्विवेलेंट सर्किट, उनको भी अलग डाल दिया है। और नेक्स्ट एक पावर लॉस का मैं सर्किट बना दूंगा। ओके, चलिए तो पॉइंट वाइज मैं यहां से लिखना पड़ा। चलिए लिखवा ही रहे हो तो लिखते हैं सर पॉइंट वाइज। इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर, इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर, फ्लक्स फ्लो और लिंक इन बोथ वाइंडिंग, बोथ वाइंडिंग का मतलब क्या है सर? स्टेटर एंड रोटर, इन बोथ वाइंडिंग थ्रू एयर, थ्रू एयर, but in case of transformer, but in case of transformer, flux link in both winding, WDG कर दे रहा हूं वाइंडिंग, ओके, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी थ्रू आयरन कोर। ओके, चलिए सर दूसरी पॉइंट्स को डिस्कस करता हूं मैं, जनरलाइज किस तरीके से किया जाए और इनके बारे में समझा जाए। दूसरा पॉइंट क्या है? ड्यू टू एयर, ड्यू टू एयर क्या? उन दोनों के पाथ के बीच, इट हैविंग, ड्यू टू एयर इट हैविंग हाई reluctance, it having high reluctance, it having high reluctance, so motor need high magnetizing current even at no load, even at no load। नो लोड कंडीशन में भी इसमें नो लोड आपको क्या चाहिए? हाई करंट चाहिए, अप टू कह सकते हो 30 to 40% of full load current। ओके,
है ना, एयर होने के कारण हाई रिलक्टेंस होता है उसके परिपथ का मोटर के केस में। ओके, सो नीड मैग्नेटाइजिंग करंट, सो टू एट नो लोड, इवन नो लोड कंडीशन में 40 से लगभग आपसे 30 से 40% ऑफ फुल लोड, कहीं भी 25 से 35% कहीं देखने को मिलता है। तो ये भी चीज है कि ये इतना ज्यादा ड्रॉ करेगा। ओके, बट इन केस ऑफ transformer, but in case of transformer there is, but in case of transformer there is magnetic core between the windings, so it having low reluctance, thus it need very less magnetizing current even at no load। ओके, नो लोड कंडीशन में, इवन एट नो लोड कंडीशन में आप कह सकते हो अप टू कितना सर, 3 to 5% ही चाहिए ऑफ फुल लोड करंट। फुल लोड करंट का, है ना। तो ये आपको ये नहीं कहेगा मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, हमने ट्रांसफार्मर में भी कराया इसको, है ना, इंडक्शन मशीन में भी कई बार मैग्नेटाइजिंग का जिक्र हुआ। सो मैग्नेटाइजिंग मतलब जो आपका नो लोड करंट था, है ना, ट्रांसफार्मर में देखिए नो लोड करंट था, दो भागों में बटा, कोर लॉस कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉस कंपोनेंट में। ओके, सो यही मैग्नेटाइज करता है, जो क्या करता है, फ्लक्स डेवलप करता है। सो आपका नो लोड भी कंडीशन है, चाहे ट्रांसफार्मर हो तो एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग का फ्लक्स तो उत्पन्न करना पड़ेगा, तो मैग्नेटाइजिंग करंट तो चाहिए उसको, तभी तो फ्लक्स डेवलप करेगा और दोनों वाइंडिंग से लिंक होगा। और चाहे मोटर हो तो मोटर में चाहे आप शाफ्ट लगाओ ना लगाओ, तो पहिया को तो उसके शाफ्ट को तो घुमाना पड़ेगा, मतलब लोड शाफ्ट से जोड़ो ना जोड़ो, कपल ना करो, तो उसके शाफ्ट को घुमाना पड़ेगा, और शाफ्ट घुमाने के लिए आपको क्या चाहिए, फ्लक्स तो चाहिए, आपको पावर तो ट्रांसफर होना चाहिए। सो ऐसे कंडीशन में ये मैग्नेटाइजिंग करंट होता है। सो आपका ट्रांसफार्मर केस में क्या चाहिए सर, मैक्सिमम चाहिए। क्या चाहिए, मैक्सिमम, सॉरी मोटर केस में मैक्सिमम चाहिए, ट्रांसफार्मर में मिनिमम चाहिए। नाउ सर और क्या पाते हैं, देखिए ट्रांसफार्मर इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस, है ना। ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस होता है, जबकि मोटर जो होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है, तो चीजें ऑलमोस्ट हो रही है दोनों में, बट एक में कहीं कुछ चीजें का ज्यादा लग रहा है, किसी में कम लग रहा है, पर हो रहा है दोनों चीज में। नाउ मैं यहां पे डिस्कस भी कर दूं, ट्रांसफार्मर इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक induction, whereas induction motor is a electromechanical प्रोसेस, मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई देखिए मैकेनिकल
आप ले तो दैट्स वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के मैग्नेट डेवलप करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? अनदर थॉट समझिए सर, अनदर थॉट समझिएगा। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि आपने यहां जो फ्रीक्वेंसी दिया है ना, वही फ्रीक्वेंसी आपको यहां पे मिलता है, चाहे इंड्यूस्ड ईएमएफ हो या इंड्यूस्ड ये हो आपका करंट हो। लेकिन इसके अंदर क्या है सर, अगर आपने F1 अगर 50 हर्ट्ज दिया है, तो अगर जनरल मोटर का कंडीशन लेना है तो इस पे डेवलप वैल्यू फ्रीक्वेंसी F2 जो होगा वो लेस देन 50 हर्ट्ज होना है, एकदम तय है। हो सकता है ये लेस देन में अब मैं बात करूं तो हो सकता है लेट्स एग्जांपल की 2 हर्ट्ज हो जाए, 3 हर्ट्ज हो जाए, लेट्स, है ना, ऐसा होगा। सो इस प्रोसेस में क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी तो दोनों पे डेवलप होते हैं, ट्रांसफार्मर में भी दोनों पे डेवलप होते हैं, ओके। लेकिन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि इसमें क्या होता है सर, अगर मोटर कंडीशन हो तो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल हो जाता है, ओके। यानी स्टैंड स्टिल कंडीशन में सेम होता है, लेकिन कोई मोटर को रोक के थोड़ी रखना है, वाइंडिंग जल जाएगा इसका, ओके। तो अनदर थॉट्स, अनदर इन ट्रांसफार्मर frequency develop also in secondary winding is same but in induction motor, stator frequency and rotor frequency is different under, इतना क्या लिखना, डिफरेंट होता है। अब स्टैंड स्टिल कंडीशन होता है जिसमें बराबर होता है ना, जब अगर मोटर रुका रहे तो सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है वही आपका रोटर का फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन वो क्या है, तो रोटर रुका हुआ हो तब, नहीं तो आपका डिफरेंट ही होता है। दैट्स वाई, इसीलिए आपको क्या कहा जाता है, रोटर फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। सो दैट्स वाई, यहां पे ये भी लिख सकता हो, दैट्स वाई induction motor is also known as frequency changer। इसीलिए इसको फ्रीक्वेंसी चेंजर भी कहा जाता है सर, ओके। नाउ एक चीज और ध्यान रखें, अगर इस ट्रांसफार्मर में सर, इस ट्रांसफार्मर में जो अपन मैग्नेट डेवलप कर रहे हैं वही मैग्नेट यहाँ पे कट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में लॉसेस कम होंगे, मैग्नेटाइजिंग करंट कम लेगा, सो इसमें लॉसेस कम होगा, सो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। किसकी तुलना में, इसमें ये मैग्नेटाइज होने में ही इतना ज्यादा ले लेता है ना। इसमें बॉल एंड बियरिंग फ्रिक्शंस भी होंगे। इसके शाफ्ट में अगर बात करूं तो सर, इसके शाफ्ट जब होंगे तो उसमें बॉल एंड बियरिंग होंगे ना, तो यहां फ्रिक्शन भी होगा
तो मोटर एक केस में क्या होता है, एक तो मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा लेता है, दूसरा फ्रिक्शन भी होते हैं, तो इसमें लॉसेस ज्यादा होता है आउटपुट डिलीवर जब करते हैं फाइनल। लेकिन इसमें क्या होता है, जितना अपन भेजते हैं बहुत कम लॉस होता है और मैक्सिमम डिलीवर कर देता है। दैट्स वाई आप कह सकते हो इफिशिएंसी दोनों में होती है, बट इंडक्शन मोटर इफिशियंसी है ना, इफिशियंसी लिख ही देता हूं, इफिशियंसी इज लेस एज कंपेयर टू ट्रांसफार्मर की तुलना में कम होता है। और रीजन आप चाहे तो इसमें ये सब भी लिख सकते हो, है ना, कि फ्रिक्शन से होते हैं तो फ्रिक्शन कहीं ना कहीं लॉस तो कराएगा, आपके पावर को कुछ ना कुछ तो खाएगा, वो तो आसानी से तो घूमेगा नहीं, फ्रिक्शन तो कुछ ना कुछ है। वो चाहे उस पर आप कितने भी ग्रीस मोबिल दोगे तो वो घूमने फ्रिक्शन में कम लेगा फ्रिक्शन, लेकिन फिर भी लेगा। सो एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की हमेशा ज्यादा बनी होती है एज कंपेयर टू मोटर। तो ये था अबाउट कि ये जनरलाइज कंडीशन है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब मैं इसके भी अब इक्विवेलेंट सर्किट इसके भी ड्रॉ करूं और इसके भी ड्रॉ करूं, तब भी आपको ये देखने को मिलेगा कि ये चीज जनरलाइज वे में बहुत हद तक सिमिलर है, बहुत हद तक सिमिलर है। ओके, सो अगर मैं चाहूं थोड़ा सा, सर आपको मैंने एक चीज दिखाया था, आप देखोगे ना रोटर इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ किया था, तो सिर्फ रोटर का किया था, रोटर पे E2 मतलब सही रोटर इसका वोल्टेज जो क्या बोला था हमने, E2 वहां पे बोला था ना, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज मतलब रोटर का वोल्टेज E2 बराबर आपका जो E2 का वोल्टेज जो था सर्किट में R2 था, X2 था, और मैकेनिकल पावर डेवलप के लिए R2 इंटू 1/s-1 वो मैकेनिकल पावर साफ डिलीवर करता था और आगे चला जाता था। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें ना, आइए, हालांकि इस चीज को मैं आगे भी कराऊंगा, वो इक्विवेलेंट सर्किट में आ जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर अबाउट इट्स इक्विवेलेंट, पहले अबाउट इट्स नो लोड करंट। जैसे कि मैं ले रहा हूं इंडक्शन मोटर और दूसरा ले रहा हूं ट्रांसफार्मर। ऐसे इंडक्शन मोटर में भी रेजिस्टेंस रिएक्टेंस R1 X1 और मैग्नेटाइजिंग करंट की बात कर रहा था मैं अभी, मैग्नेटाइजिंग करंट की बात कर रहा था। अगर यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज आप सर V1 करोगे, अप्लाई वोल्टेज V1 करोगे, तो यहाँ पे नो लोड कंडीशन, अगर अबाउट इट्स नो लोड कंडीशन मतलब नो लोड है तो कोई भी सेकेंडरी साइड पावर का तो डिलीवर होना नहीं है, सेकेंडरी साइड पावर का डिलीवर होना नहीं है नो लोड कंडीशन में। मतलब आप कह सकते हो जो रिसीविंग करंट होता है वो नेग्लिजिबल होता है। सो नो लोड कंडीशन में यहाँ पे देखिए सर, ये करंट जो है आपका नो लोड जाएगा, तो नो लोड कंडीशन में I0 जो करंट होता है ना, वो करंट किस तरीके से, देखिए मैग्नेटाइजिंग करंट यहीं पे बनेगा, ये मैग्नेटाइजिंग करंट है, और ये इसका क्या है सर, ये आपका कोर लॉस कंपोनेंट है, IW इसमें भी कोर लॉस कंपोनेंट बनता है। ओके, नाउ एट नो लोड ट्रांसफार्मर की बात करूं तो यहां भी क्या आप बनाते हो सर, R1 X1 नाउ अप्लाइड वोल्टेज V1, प्राइमरी साइड का करंट, नो लोड कंडीशन में I0 बोलते हैं, नो लोड कंडीशन में क्या बोलते हैं, I0, IW, I mu, X0, R0। इधर वाला जो करंट जाएगा सेकेंडरी साइड, ये लगभग 0 ही होता है सेकेंडरी साइड का,
और यहाँ चूंकि शाफ्ट पे अगर लोड नहीं है तो रोटर साइड करंट जो खींचेगा वो लगभग जीरो ही खींचता है, लगभग जीरो ही खींचता है। ओके, बहुत कम खींचता है। लेकिन मैग्नेटाइज करने में, कोर को मैग्नेटाइज करने में यही है सर, ये आपका कितना ले लेता है मैग्नेटाइजिंग करंट, आप ये लगा लो 30 से 40% ऑफ फुल लोड करंट का, फुल लोड करंट का। और यहां अगर मैग्नेटाइजिंग करंट का बोले तो नो लोड कंडीशन में भी आई म्यू की बात करूं तो 3 से 5% ऑफ आई फुल लोड करंट का होता है कि नहीं, यही होता है। ठीक है ना, तो ये जनरलाइज वे है कि किस तरीके से इसको दिखा सकते हैं, कैसा होता है। और सर ध्यान रखना, इस जनरलाइज वे में ही अपने को ऐड करना पड़ेगा वेक्टर वाला, वेक्टर मतलब फेजर। और नो अनदर थॉट्स क्या, इसमें ही आपको ऐड करना पड़ेगा इक्विवेलेंट सर्किट। ये अभी बढ़िया से नहीं किया इक्विवेलेंट सर्किट, ये इक्विवेलेंट सर्किट अभी बढ़िया से नहीं किया। ये तो अबाउट इट्स नो लोड कंडीशन के बारे में मैंने बता दिया कि नो लोड में ठीक है, कोई करंट नहीं ग्रैब करता है। हालांकि इसका सेकेंडरी साइड का करंट तो कंप्लीट होता है, नो लोड कंडीशन में सेकेंडरी साइड का करंट कंप्लीट होता है, तो हम ये मानते फिर भी चलो ठीक है, कोई करंट नहीं खींच रहा तो आगे के सर्किट को ना बनाए, है ना। ये लगभग कंप्लीट होता है। अगर मैं इसको दिखाऊं ना तो ये, लेकिन ये करंट ही जीरो होता है तो R2 1/S-1। ओके, ये वाला मैकेनिकल पावर डेवलप, ये X2, ये R2। लेकिन ये करंट लगभग जीरो होगा नो लोड कंडीशन में, नहीं कंज्यूम करता ज्यादा पावर शाफ्ट वाला में। लेकिन मैग्नेटाइज अगर कोर को करना है, मैग्नेटाइज करना, तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट, चूंकि रोटर वाला हिस्सा भी तो मैग्नेटाइज होगा ना, मैग्नेटाइज होने के कारण ये 30 से 40% ऑफ फुल लोड करंट को ड्रॉ कर लेता है। ठीक है ना, तो ये अबाउट ट्रांसफार्मर है, ये इंडक्शन मशीन है। मैं इसमें सर अलग अलग आपके फेजर ड्रॉ करके आप लोग को इसमें शो कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।